Hello everyone, welcome to my YouTube channel Science Fusion. I am Shweta Saini. I hope you all are doing very well. आज हम लोग क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का टॉपिक रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर दैट, अगर अभी तक आप लोगों ने साइंस फ्यूजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन समझने से पहले कुछ ऐसी बातें रिवाइज कर लेते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो स्टार्टिंग से हम क्या पढ़ते आए हैं? दैट फूड इज नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। ऑब्वियसली फूड हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। हमें फूड से एनर्जी मिलती है। हम फूड में क्या क्या चीज़ें लेते हैं? फूड से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स। ये सारी चीजें हमें किससे मिलती हैं? फूड से मिलती हैं। और फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। ओके, अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो क्या हमारी बॉडी में एनर्जी रहेगी? ऑब्वियसली नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी फूड जो है वो हमारे एक तरीके से एनर्जी सप्लायर का काम करती है। ओके, हमारी बॉडी में फूड एब्जॉर्ब होता है। ओके, एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्रेक डाउन होता है। ओके, ब्रेक डाउन होने के बाद ही तो सेल्स जो हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं। समझ में आ रहा है ना? जो हमारी सेल्स के पास एब्जॉर्ब्ड फूड पहुंचा है वो ब्रेक डाउन होता है, फर्दर ब्रेक डाउन होता है उसका। उसके बाद वो एनर्जी रिलीज करते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है? इसी पूरी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये रेस्पिरेशन से मैंने कैसे रिलेट किया। रेस्पिरेशन एक्चुअली में, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, एक्चुअली में रेस्पिरेशन जो है वो सिंपली एनर्जी रिलीज होने की प्रोसेस को ही कहते हैं। हमारी बॉडी जो एनर्जी रिलीज करती है, जो भी हम फूड खाते हैं, ओके, इनटेक, कोई भी हम फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं, उसके बाद जब हमारी बॉडी के लिए वो एनर्जी रिलीज करता है ना जो फूड, उसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, तो चलिए एक बार और अच्छे से रेस्पिरेशन की हम डेफिनेशन के साथ समझते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अभी मैंने बताया कि जो फूड का ब्रेक डाउन होता है, ओके, ब्रेक डाउन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, सिंपल उसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी रेस्पायर करते हैं, क्योंकि उन्हें फूड से एनर्जी चाहिए होती है। ओके, अब ये क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली में रेस्पिरेशन होता कहाँ है? वेयर डज रेस्पिरेशन अकर्स? इट अकर्स इन बॉडी सेल्स। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ आता है? सेल्स में आता है। वहां पे फर्दर ब्रेक डाउन होता है और वहां से ही एनर्जी रिलीज होती है। इसी पूरी प्रोसेस को तो हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? बॉडी की सेल्स में। रेस्पिरेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी सेल। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, जो रेस्पिरेशन सेल में होता है उसी रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अ सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो ये सेल होता है ना, जो बॉडी सेल है, इसमें एक सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये आप लोग अभी आगे और पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल उसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से ही एनर्जी रिलीज होती है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया से ही सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होती है? सेल में प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट रिलीजेस एनर्जी फॉर ह्यूमन बॉडी। ओके, so we will move further. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. वो प्रोसेस जहाँ पर फूड का ब्रेकडाउन होता है सेल में
और एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा था। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डू रेस्पिरेशन इन डिफरेंट वेज, ऑब्वियसली सबका अलग अलग मेथड होता है। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड कम्प्लीटली, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं फूड को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करने में, और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हो गए। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन का यूज कर रहा है फूड को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करने के लिए, और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन का यूज नहीं कर रहे हैं अपने फूड को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर दो तरीके का रेस्पिरेशन हो गया। तो चलिए कि पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन: एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑलवेज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, and anaerobic respiration always occurs in the absence of oxygen, vice versa. Okay, just opposite होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ओके, तो चलिए इनके बारे में हम लोग थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। ओके, what is aerobic respiration? Aerobic respiration takes place in presence of oxygen. अभी मैंने बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल, ये सभी कैसे रेस्पायर करते हैं? एरोबिकली रेस्पायर करते हैं। ओके, इसकी रिएक्शन एक बार देख लेते हैं। ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, एनर्जी ऑब्वियसली रेस्पायरेशन में एनर्जी तो रिलीज होगी ही, और हम लोग ऑक्सीजन रेस्पायर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी, ये क्या है? एरोबिक रेस्पायरेशन के एंड प्रोडक्ट्स हैं। ओके, चलिए एनारोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है ये भी जान लेते हैं। एनारोबिक रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पायरेशन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज और ईस्ट। इसकी रिएक्शन क्या है? ग्लूकोज जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है और हमें एंड प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस एनर्जी। एनर्जी इसमें भी रिलीज हो रही है, ऑब्वियसली रेस्पायरेशन है। ओके, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड हमको एंड प्रोडक्ट्स के तौर पे मिल जाते हैं। ठीक है, और इनका एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो यूज होता है, एक तरीके का ईस्ट का जो यूज होता है, क्योंकि ईस्ट जो है वो एनारोबिकली रेस्पायर करता है, तो इसीलिए हम ईस्ट का जो यूज है वो बेकरीज में करते हैं। जब जब भी हमें पिज्जा बेस या बिस्किट या कुकीज, इन सभी को क्या करना होता है? फुलाना होता है। ठीक है, राइजन अप करना होता है, तो इसीलिए हम इसका ईस्ट का यूज करते हैं। ईस्ट में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इसीलिए वो क्या हो जाता है? जो फ्लोर होता है वो फूल जाता है, जो गुंधा हुआ आटा होता है वो फूल जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और अल्कोहल जो है वो एयर में इवॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये यूज होता है ईस्ट का, क्योंकि ईस्ट जो है वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एनारोबिक रेस्पायरेशन इन मसल सेल्स, अब ये कैसे हो जाता है? एनारोबिक रेस्पायरेशन तो सिर्फ बैक्टीरिया और ईस्ट में होता है, हम लोग तो एरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं, तो ये एनारोबिक रेस्पायरेशन कैसे हो गया? एनारोबिक रेस्पायरेशन मसल सेल्स में कैसे होता है, चलिए ये जानते हैं। Our muscle cells can also respire anaerobically but only for short time. हमारी जो मसल सेल्स होती हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर करने लग जाती हैं, लेकिन वो सिर्फ एक टेम्पररी पीरियड के लिए। ऐसा क्यों होता है ये भी पढ़ते हैं। व्हेन देयर इज अ टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारी सेल्स में टेम्पररी डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की, तब ऐसा होता है।
क्योंकि हमारे सेल्स को एक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन जब हमारी सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तब क्या हो जाता है, हमारे सेल्स जो हैं वो एनारोबिकली रिस्पायर करने लग जाते हैं। और ऐसा कब होता है, शॉर्टेज कब हो जाती है ऑक्सीजन की, ये भी अभी पढ़ते हैं कैसे हो जाती है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज, रनिंग, साइकिलिंग और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर ऑक्सीजन इज हाई but the supply of oxygen to produce the energy is limited. ऑब्वियसली जब हम कोई भी ऐसा हैवी वर्क करते हैं, रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं या हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारी जो एनर्जी की सप्लाई होती है वो तो लिमिटेड ही होती है, ठीक है। सेल्स को जो एनर्जी जहाँ से मिल रही होती है वो तो लिमिटेड ही मिल रही होती है, लेकिन हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला वर्क कर रहे हैं। तब क्या होगा, तब हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं, मींस जो ये मसल सेल्स हैं, ये एनारोबिकली रेस्पायर करने लग जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ गेनिंग more and more energy. Okay, then anaerobic respiration takes place in muscle cells to fulfill the demand of energy. तब एनोरोबिकली रेस्पायरेशन जो है वो हमारी मसल सेल्स में होने लग जाता है जस्ट बिकॉज टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। जो हमें एनर्जी की डिमांड होती है, इंस्टेंट डिमांड होती है, उसको फुलफिल करने के लिए हमारी जो बॉडी की मसल सेल्स होती हैं वो एनोरोबिकली रेस्पायर करने लग जाती हैं। ओके, इसकी रिएक्शन क्या होती है, ग्लूकोज जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन होकर ओके किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड सिक्रीट हो जाता है। ओके, यहाँ पर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सिक्रीट हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन किस में हो रहा है, लैक्टिक एसिड में। मसल सेल्स में अब क्या हो गया है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। हमको इंस्टेंट एनर्जी मिल गई, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज उस इंस्टेंट तो हमें लगता है कि हाँ हमने बहुत सारा वर्क कर लिया है, बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमारे मसल्स में पेन शुरू हो जाता है, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो मसल सेल्स हैं उसमें क्या प्रेजेंट हो गया है, अब लैक्टिक एसिड प्रेजेंट हो गया है। ओके, तो जिस वजह से मसल क्रैम्प्स होने लग जाते हैं। चलिए अब जानेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में कि मसल क्रैम्प हो जाते हैं, मसल क्रैम्प से हम लोग कैसे रिलीफ पा सकते हैं। हाउ टू गेट रिलीफ फ्रॉम मसल क्रैम्प्स, हम मसल क्रैम्प से किस तरीके से रिलीफ पा सकते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट हो गया था, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स होने लग गए थे, ठीक है, हमारी पेन होने लग गया था। तो अब उससे हम रिलीफ कैसे पा सकते हैं, सबसे पहले टेक अ हॉट वाटर बाथ और स्टीम बाथ। स्टीम बाथ आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरीके से स्टीम बाथ लिया जाता है या फिर हॉट वाटर बाथ लिया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई भी सफिशिएंट अमाउंट में होने लग जाएगी। और जैसे ही हमारी बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंचने लग जाएगी तब वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। लैक्टिक एसिड जो है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड जो है वो तो अब खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीटली अच्छी तरीके से होने लग गई। तो इसीलिए जब लैक्टिक एसिड अब नहीं रहेगा उसकी जगह पर क्या होने लग जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक डाउन होने लग जाएगी, तब हमें पेन से रिलीफ मिल जाएगा, हमारी बॉडी को पेन से रिलीफ मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम मसल क्रैम्प से रिलीफ पा सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स आपको समझ में आ गया होगा, और मसल क्रैम्प से कैसे हम सॉल्यूशन इसका क्या है, कैसे हम लोग रिलीफ पा सकते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाली चीज़ें हैं, इसीलिए मैं इनको दोबारा से आपको बता रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें एंड प्रोडक्ट्स क्या मिले हैं, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है।
एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी देता है, जिसका यूज हम लोग बेकरीज में करते हैं। ये ईस्ट में होता है क्योंकि ईस्ट का यूज हम लोग बेकरीज में करते हैं। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स, ये टेम्परेरी होता है, ओके, परमानेंट नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो मसल सेल्स में, ह्यूमन मसल सेल्स में होता है, वो टेम्परेरी होता है। कब होता है? जब डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की, तब ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होकर लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्म ले लेता है। लैक्टिक एसिड सिक्रीट होता है जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। ओके, तो चलिए एक बार हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कंपैरिजन कर लेते हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इतनी देर से हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है, और एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कंप्लीट ब्रेक डाउन करता है, फूड का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल, मतलब थोड़ा होगा थोड़ा नहीं होगा, पार्शियल ब्रेक डाउन होता है फूड का। एरोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो हैं अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और एंड प्रोडक्ट जो ह्यूमन मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी सिक्रीट होती है। ओके। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें स्मॉल अमाउंट में ही एनर्जी मिलती है, स्मॉल अमाउंट की ही एनर्जी उसमें रिलीज होती है। ओके, आई होप आप लोगों को एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा कि हमें फूड से एनर्जी मिली और हमारे सेल्स में डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स ने फूड को एब्जॉर्ब किया, फर्दर ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज की, जिसे हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, रेस्पिरेशन के टू टाइप्स पढ़े, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, उनके एंड प्रोडक्ट्स पढ़े। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, हमें ये जो ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कहाँ से मिलती है? ब्रीदिंग से मिलती है। ओके, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए ब्रीदिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपकी रेस्पिरेशन कैसे होगी? राइट अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली रेस्पिरेशन भी नहीं हो पाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग के बारे में कि कैसे हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ओके, तो ये होता है ब्रीदिंग का प्रोसेस। और क्या क्या प्रोसेसेस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में होते हैं, जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनमें क्या क्या प्रोसेस होती हैं, ऑक्सीजन इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, लेकिन ये पार्ट यहीं खत्म होता है। ब्रीदिंग के बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आपको सेकेंड पार्ट जरूर देखना है। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। ओके, तो पार्ट 2 जरूर देखिए। साइंस फ्यूजन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आई रियली होप आपको ये चैप्टर से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। ओके, कीप वॉचिंग, बाय बाय।